हाँ जी, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 501 का लेसन नंबर 7 है। लेसन नंबर 6 में भी हमने इसकी लिंग्विस्टिक्स की इन्हीं टर्म्स को डिस्कस किया था, सिंक्रोनिक और डियाक्रोनिक, और ये पार्ट 2 है। इसमें भी उन्हीं को मजीद थोड़ा डिटेल के साथ डायक्रोनिक चेंजेस को थोड़ा डिटेल के साथ यहाँ बयान किया है। डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स इज वन ऑफ द टू मेन टेम्पोरल डायमेंशंस ऑफ इंग्लिश स्टडी आइडेंटिफाइड बाय द स्विस लिंग्विस्ट फर्डिनेंड डी सासे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये दो जो है मेन लेजेंड्स हैं इन लिंग्विस्टिक्स हिस्ट्री के, एक फर्डिनेंड डी सासे और दूसरा नोम चोम्स्की। ठीक है, डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज चेंज ओवर टाइम. Principal concerns include to describe and account for observed changes in particular languages. ठीक है, सिंक्रोनिक स्टडी मैंने आपको बताया था कि अगर हम ओवरऑल स्टडी करें तो फिर उससे हम सिंक्रोनिक स्टडी कहते हैं। डायक्रोनिक में हमें किसी एक स्पेसिफिक साइड पे या फिर एक स्पेसिफिक पीरियड को अगर हम स्टडी करें उसको हम डायक्रोनिक करेंगे। Diachronic linguistics is the study of language through different periods in the history. It maps the shifts, fractures, and maturations of languages over the countries. In gross outline, it is similar to evolutionary biology, which maps the shifts and transformations of rocks. ठीक है, अब कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। डायक्रोनिक चेंजेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, कुछ टर्म्स है हमारे पास। स्कोप एंड कंसर्न्स डिस्कस करेंगे। स्कोप और कंसर्न्स में क्या आएगा? डिस्क्राइब एंड अकाउंट फॉर ऑब्जर्व्ड चेंजेस इन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस, to reconstruct and prehistoric languages and determine their relatedness and grouping them into language families. लैंग्वेज फैमिलीज का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किस तरह से लैंग्वेज फैमिलीज और लैंग्वेज ट्रीज बनते हैं। ठीक है, एक इसका स्कोप और कंसर्न को हम अगर डिस्कस करें तो इसमें आएगा कि जनरल हमारे पास थ्योरी कौन सी है, हम किस तरह से उसकी हिस्ट्री किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं, और फिर उसकी जो द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स दैट इज एटिमोलॉजी। तो उसके जो वर्ड्स हैं किसी लैंग्वेज की हम स्टडी करें तो वो जो वर्ड्स हैं उनका ओरिजिन क्या है, कहाँ कहाँ से वो वर्ड्स हैं वो उस लैंग्वेज में एंटर हुए या ऐड हुए। The family tree model, first attempt at depicting the relationship between languages, it has assumptions. कौन सी assumptions है हमारे पास? The regularity hypothesis and the relatedness hypothesis. Hypothesis ऐसा क्वेश्चन होता है जो हम खुद से क्रिएट करते हैं और फिर खुद से उसका कोई आंसर भी देते हैं। ठीक है, जो हमारा मेन hypothesis होता है। The wave model, the idea is that instead of having definite delineations between language, there are waves of linguistic change, which after some languages but not others, and tend to spread out to other languages nearby. ठीक है, एक वेव है, वो बात कर रहे हैं यहाँ पे लैंग्वेज वेव की, कि एक वेव मॉडल होता है जो हर लैंग्वेज पे तो अप्लाई नहीं होता, लेकिन जो है ना अफेक्ट हर लैंग्वेज को ऑलमोस्ट कर देता है। दिस इज नेसेसरी प्रीरिक्विजिट फॉर डूइंग सीरियस वर्क ऑन द डायक्रोनिक डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। और इसका क्या होता है कि इम्पैक्ट होता है किसी एक लैंग्वेज की डेवलपमेंट में, वो कोई भी लैंग्वेज हो। ठीक है, लैंग्वेज कॉन्टेक्ट की हम बात करें, द सोशल एंड लिंग्विस्टिक फिनोमिना बाय व्हिच स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज इंटरैक्ट विद वन अनदर लीडिंग टू अ ट्रांसफर ऑफ लिंग्विस्टिक फीचर इज नोन एज लैंग्वेज कॉन्टैक्ट। ठीक है, जिस फिनोमिना से जो है सोशली कॉन्टैक्ट होता है, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इंटरैक्ट होता है बाकी लोगों के साथ, उसको हम कहते हैं लैंग्वेज कॉन्टैक्ट। फॉलोइंग आर द सम ऑफ इट्स कैरेक्टर, अ मेजर फैक्टर इन लैंग्वेज चेंज, prolonged language contact generally leads to bilingualism और multilingualism। ठीक है, bilingualism मतलब दो लैंग्वेजेस एक ज्यादा, और multilingualism मतलब दो से ज्यादा लैंग्वेजेस अगर हम यूज करें अपने कम्युनिकेशन में। अगर दो लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं तो हम क्या होंगे? बाइलिंगुअल। और अगर हम दो से ज्यादा लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं, जैसे हम उर्दू भी, पंजाबी भी, और इस तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस हम जो है यूज कर रहे हैं अपनी कन्वर्सेशन में या इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? मल्टीलिंगुअल। ठीक है, ट्रेसिंग डायक्रोनिक चेंजेस इन इंग्लिश। अब इस हमारे पास कुछ है सिंटैक्टिक चेंज है। सिंटैक्टिक चेंज होगा, अ सिंटैक्टिक चेंज जनरली अनफोल्ड्स मच मोर स्लोली, समटाइम्स टेकिंग हंड्रेड्स ऑफ इयर्स टू रन इट्स कोर्स टू कंप्लीशन. Drift is used in linguistics to describe a slow and imperceptible change in a given direction. One of the best known instances of this is the gradual development from syntactic to analytic in the history of English. ठीक है,
सिंटैक्टिक चेंज किस तरह से होगा कि किस तरह से कोई लैंग्वेज जो है ओवर पीरियड ओवर टाइम किस तरह से चेंज होती रही, कब उस लैंग्वेज में कौन कौन सी एडिशन हुई, ठीक है, उसके थ्रू आउट जो हिस्ट्री होगी उसको हम सिंटैक्टिक चेंज कहेंगे किसी एक लैंग्वेज की। सिंथेटिक वर्सेस एनालिटिकल, कौन कौन से इसका स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज हुआ और उसके मीनिंग्स में किस तरह से चेंजिंग्स होती रही, ठीक है। मैस्कुलिन वर्सेस फेमिनिन एंड न्यूटर, an old gender was applicable towards all as well as their case. To understand this concept, it is important to know when English uses gender. It is not implying that everything is a boy and girl or vice versa, but simply referring to class of synthetic language. ठीक है, ये मैंने आपको एक क्लास में पहले भी बताया था कि पहले जो है ना इंग्लिश के वर्ड्स जो थे ना वो स्पेसिफिक कर दिए जाते थे कि ये जो वर्ड्स हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं, मेल कैटेगरी में या मैस्कुलिन कैटेगरी में, और कुछ वर्ड्स हैं जो फेमिनिन कैटेगरी है। लेकिन अब जो इंग्लिश है ना वो मोस्टली न्यूटर है, यानी कि एक वर्ड जो है हम मैस्कुलिन के लिए भी यूज कर सकते हैं, फेमिनिन के लिए भी यूज कर सकते हैं, और बाज वर्ड्स ऐसे हैं जो इस बात की निशानदेही नहीं करते कि वो मैस्कुलिन को शो कर रहे हैं या फेमिनिन को शो कर रहे हैं, वो कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। Diachronic changes में आएगा semantic change is the evolution of word usage usually to the point that the modern meaning is radically different from the original usage. In diachronic linguistics, semantic change is a change in one of the meanings of the word. Every word has a variety of senses and connotations which can be added, removed or altered over time. ठीक है, over किस तरह से जो है डायक्रॉनिक मतलब एक लैंग्वेज में एक पीरियड में कब कब कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो ऐड हुए या रिमूव हुए या फिर उनको रिवॉल्व कर दिया गया, अल्टर्ड कर दिया गया किस तरह से हिस्ट्री में, ठीक है। ये सेम ही बात है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ी थी, जिसमें भी यही है कि किस तरह से डायक्रॉनिक चेंजेस किस तरह से हुई और सिंक्रोनिक चेंजेस किस तरह से हुई ओवर हिस्ट्री। असाइनमेंट का क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में आपने सिग्निफिकेंस इसकी देनी है, एक नोट लिखना है कि पाकिस्तान में इंग्लिश का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। सबसे पहले आपने उसका थोड़ा सा ना बैकग्राउंड डिस्कस करना है कि किस तरह से जो ब्रिटिश में जो रह रहे थे हम पहले, तो किस तरह से तकरीबन 90 ईयर्स तक जो है ब्रिटिश ओवर रूल थे, उन्होंने हम पे रूल किया, तो तब एडमिनिस्ट्रेशनल लैंग्वेज हमारी जो थी वो भी इंग्लिश थी, और उसके बाद एजुकेशनल हर किस्म के मतलब तमाम जो हमारे अदारे थे इंस्टीट्यूशन से वहाँ इंग्लिश जो थी एज अ फर्स्ट लैंग्वेज थी, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा सा आपने उसका बैकग्राउंड देने के बाद आपने बताना कि जिस तरह से मतलब डिफरेंट मूवमेंट्स हुई, इंग्लिश के खिलाफ भी हुई कुछ मूवमेंट्स थी, मतलब हर लैंग्वेज चाहती थी कि जो मेन लैंग्वेज है, मीडियम ऑफ लैंग्वेज, वो लैंग्वेज बने, तो किस तरह से बाकी मूवमेंट्स का असर होता गया, ऐसा ऐसा जो है इंग्लिश जो है वो कम होती गई। और फिर जब पाकिस्तान पार्टीशन के बाद पाकिस्तान की फिर अलग से बात करनी है आपने, तो पाकिस्तान में जैसा कि उर्दू का हम कह रहे थे कि ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी उर्दू हो, तो तब जो एक वक्त था कि ये बहुत मुश्किल था कि उर्दू डायरेक्टली एक इंग्लिश से मीडियम ऑफ लैंग्वेज उर्दू हो जाए। तो फिर क्या हुआ कि ऐसा ऐसा कुछ मूवमेंट स्टार्ट हुई, 1967 में बनारस में एक मूवमेंट स्टार्ट हुई, इस तरह से डिफरेंट मूवमेंट स्टार्ट हुई उर्दू के लिए, उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए। लेकिन क्या था कि तब तक जो हमारे हुक्मरान वगैरह थे या मोस्टली हम ब्रिटिश का हाथ था अभी भी, तो अंग्रेजों का हाथ था, तो इसलिए वो इतनी जल्दी सक्सेसफुल नहीं हो सके। लेकिन फिर आपने लास्ट पॉइंट में बताना है कि जनरल जियाउल हक के दौर में क्या हुआ था कि उन्होंने कहा था कि उर्दू जो होगी, तमाम इंस्टीट्यूशंस वगैरह को ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि हमारा जो मीडियम है वो उर्दू ही रहेगा, ठीक है। तमाम एजुकेशन मतलब बुक्स वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह, जनरल जियाउल हक के दौर में फिर ये जो सारा डाटा है इंग्लिश का वो उर्दू में ट्रांसफर कर दिया गया था। बाकायदा न्यूज़पेपर ऐसे होते थे जिनमें कॉलम जो है वो इंग्लिश में होता था, तो साथ में जो है वो उसको उर्दू में उसको ट्रांसलेट किया जाता था, ठीक है। फिर ऐसा हुआ कि मतलब उर्दू जो है हमारी फर्स्ट लैंग्वेज बन गई और इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज बन गई। पहले क्या था कि इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज थी, जब तक ब्रिटिश ओवर रूल थे इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज थी। फिर ऐसा इसका जो मूवमेंट्स वगैरह से
इसका रुझान कम होता रहा और पार्टीशन के बाद जो है उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज बन गई और इंग्लिश जो है सेकंड लैंग्वेज बन गई। और अब हमारी जरूरत क्या है कि हमने जो इंग्लिश को एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज पढ़ते हैं, सेकंड लैंग्वेज पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं कि हम जो है बाकी प्रोग्रेस देख सकें बाकी कंट्रीज की, या फिर हम डेवलप्ड कंट्रीज में जो है वो एंटर हो सकें। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश जो है उसने अपना स्कोप बहुत ज्यादा बना लिया हुआ है। आपको पता है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज इस वक्त जो है वो इंग्लिश है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन हम जो है इसे सेकंड लैंग्वेज जैसे पढ़ रहे हैं, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे। ऐसा नहीं है कि हमने अपने जो मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश बना ली हो। ठीक है, क्लियर है? असाइनमेंट इस तरह से 5-6 पॉइंट्स आपने बनाने हैं। तो वो बाकी आई थिंक आपको सोल्यूशन मिल गया होगा इसका। लेकिन ऐसा करें कि अपने वर्ड्स वगैरह जो है वो चेंज करते रहें, अदरवाइज ये प्लेजिज्म में आ जाएगा। हर स्टूडेंट जो है अगर एक को सोल्यूशन मिल गया है तो वो सेम ही कॉपी पेस्ट ना कर दे उसको। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहे वर्ड्स को। प्लेजिज्म में आप प्लेजिज्म का जब डर होता है, आप ऐसा किया करें कि कोई भी वर्ड है उसके जो हमारे पास एनोनिमस होते हैं वो सर्च कर लिया करें गूगल से। बस एक सेंटेंस में 2-4 वर्ड्स जो हैं वो आपने चेंज कर दिए तो प्लेजिज्म का डर नहीं रहता, फिर प्लेजिज्म नहीं आता कम से कम। ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है, सब क्लियर है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट का सोल्यूशन।